नाउ वी कम टू श्रमश्वास आफ्टर व्हाट इज श्रमश्वास? श्रमश्वास का मतलब पैंटिंग, या बहुत, जब हम भाग के आते हैं तो बहुत जोर से सांस चढ़ना, ये श्रमश्वास है। श्रमश्वास इज व्हेन योर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हैज इंक्रीज्ड, योर मसल्स आर डिमांडिंग मोर ऑक्सीजन, तो आपके बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। एट द सेम टाइम यू आर डूइंग एब्डोमिनल ब्रीदिंग ऑल्सो, सिवियर एब्डोमिनल ब्रीदिंग आप कर रहे हैं। जब आपको श्रमश्वास आता है तो आपका पेट आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते रहता है। तो इसका रिटेंशन करेंगे या इसको रोक के रखेंगे तो सबसे पहले तो एब्डोमिनल मसल जो एक्सपांड करने वाले हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या उनको आपको जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट रखना पड़ता है। तो गुल्म जैसे एब्डोमिनल क्रैम्प्स जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। साथ ही साथ मोह और मूर्छा, these two show that you are not giving brain the required oxygen। तो एब्डोमिनल क्लैम्प, अनकॉन्शियसनेस और फेंटिंग, ये तीनों श्रमश्वास के श्रमश्वास के धारण के लक्षण दिखते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसी करनी चाहिए? सबसे मेन, विश्राम करो, वातग्न आहार करो, वातग्न विहार करो। वातग्न आहार में लघु स्निग्ध उष्ण भोजन, वातग्न विहार में स्नेहन और स्वेदन। विश्राम क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब आप विश्राम करते हैं तो आपके बॉडी की ऑक्सीजन के रिक्वायर बीओडी, बॉडी ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूसेस, तो इसीलिए विश्राम करने को कहा गया है। नेक्स्ट इज जुरुम्भा। जुरुम्भा मतलब यॉनिंग। तो जुरुम्भा जैसे आपका जो शरीर है, शरीर में जो भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, बॉडीली ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, वो जैसे श्रमश्वास से समझ में आती है, वैसे ही ब्रेन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो जुरुम्भा से समझ में आती है। इट इज सेड दैट व्हेन मेनी पीपल आर सिटिंग इन सिंगल रूम डूइंग नथिंग, तो उनमें एक आदमी को अगर जुरुम्भा आ गई तो दूसरे आदमी को भी आ जाती है। मतलब यॉर्निंग इज कंटेजियस। तो जब एक को जुरुम्भा आ गई, दूसरे को आ गई, उसको देख के तीसरे को आ गई। तो actually yawning is not contagious because the whole room has less amount of oxygen saturation. That is why the brain oxygen requirement is not fulfilled, जिसके वजह से brain tries to take a deep breath. What happens in Zumba? You try to take a deep breath. तो इसीलिए रिटेंशन ऑफ जुम्बा में ब्रेन से रिलेटेड या ऊपर ऊर्ध्व जत्रुगत, जैसे इसमें एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, तो वैसे ही ब्रेन से रिलेटेड चीजें जुम्बा में दिखती है, जैसे शिरोरुजा, हेडेक, इंद्रिय दौर्बल्य, लॉस ऑफ पावर ऑफ द सेंस ऑर्गन्स, मन्यास्तंभ, क्रैम्प इन द हेड, और अर्दित। अर्दित इज बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी, जिसमें एक साइड आपका पैरालाइज हो जाता है, फेस का एक साइड पैरालाइज हो जाता है। तो यहाँ पर जो मसल्स है वो तो सिर्फ दो ही जगह है, एक फेस में है, एक नेक में है, बाकी कहीं ऊपर ऐसे मसल्स नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट हो सके। तो इसीलिए सिर्फ नेक और मुंह में क्रैम्प्स आते हैं, बाकी जो दोनों हैं दैट इज ब्रेन सिम्टम्स। ट्रीटमेंट सेम, वातग्न आहार, वातग्न विहार, आराम करो, सो जाओ, उसके बाद लघु स्निग्ध उष्ण भोजन ले लो, स्नेहन स्वेदन कराओ, ठीक है। रिटेंशन ऑफ अश्रु, अश्रु रिटेन करते हैं। अब अश्रु जब बाहर निकलते हैं तो देयर इज अ लैक्रिमल सैक व्हिच कॉन्ट्रैक्ट्स, सो द लैक्रिमल मसल इज एट द कॉन्ट्रैक्शन हियर इज रिलेटेड टू द लैक्रिमल मसल। तो रिटेंशन ऑफ अश्रु, जिससे क्या होता है, आपको सबको पता है कि अगर हम ज्यादा रोते हैं तो हमारे आंखों से भी पानी आता है, थोड़ी टाइम के बाद नाक से भी पानी आना चालू हो जाता है। तो जैसे हम अश्रु को रिटेन करेंगे तो आंख से पानी नहीं आएगा, या आंख बंद करके रखेंगे तो ज्यादा पानी कहाँ से आएगा? नाक से आएगा। तो पीनस या कटार, शिरोरुजा, हेडेक, भ्रम, गिडनेस, मन्यास्तंभ, क्रैम्प्स। ऑफ कोर्स ये बाकी सारी चीजें होंगी नहीं होंगी। आज की तारीख में अश्रु का रिटेंशन बहुत रेयरली देखने को मिलता है, क्योंकि सभी लोग रोते ही रहते हैं। तो बट पीनस इज समथिंग विच यू विल डेफिनेटली सी।
ट्रीटमेंट ऑफ रिटेंशन, शयन, सो जाओ, मद्यपान करो और हर्ष उल्लास वाली चीजें ले लो। मतलब बेसिकली जिस भी चीज से दुख है उस दुख से मुक्ति पाओ। या तो सो जाओ, या दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करो, या तो दारू वारू पी के पड़े रहो। रिटेंशन ऑफ छर्दी, छर्दी इज वॉमिटिंग। तो रिटेंशन ऑफ छर्दी में बेसिकली छर्दी होती क्यों है ये समझना चाहिए। छर्दी इज द व्हेन द बॉडी इज ट्राइंग टू थ्रो आउट some toxin from your digestive system, because chardi is the first line of defense. Chardi is the first line of defense, which first line of defense or first line of immunity which your body puts up. एक मिनट, कोई क्वेश्चन है देख लेते हैं। शिवम, यहाँ नहीं पी सकते तो महाराष्ट्र में आ जाओ, या फिर वेग को अवरोध मत करना, रो लेना, उससे भी आराम पड़ेगा। एनीवे, तो रिटेंशन ऑफ छर्दी, विसर्प को, हाँ तो मैं ये कह रहा था टॉक्सिन्स। तो अगर आप छर्दी को रिटेन करोगे, छर्दी को बाहर नहीं आने दोगे, तो ये जो टॉक्सिन्स हैं ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाएंगे, और सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाएंगे तो वो पेरिफेरी में चले जाएंगे। जैसे ही वो बॉडी के पेरिफेरी में चले जाएंगे, स्किन डिसीजेस होंगे, जैसे विसर्प है मतलब फैलने वाला, कोट है उठने वाला, कुष्ठ है सड़ने वाला, कंडू है खुजली, या व्यंग कोई कलर बदलने वाला स्किन डिसीज। अगर छर्दी को इंस्पायर कर लिया, मतलब छर्दी अपने स्थान से निकल गई, लेकिन आपने उसको मुंह से बाहर नहीं निकाला, आप उसको वापस दबा के अंदर डाल रहे हो, तो देर आर हाई चांसेस दैट इट मे गो इनटू इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब फिर से वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकती है। तो ऐसे टाइम पे ज्वर, श्वास और क्वास जैसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। उल्लास तो होता ही है, नौसिया, अगर आपको सर्दी आ रही है तो यू विल नॉट हैव द फीलिंग टू ईट, यू विल बी नॉसिएटेड। जब तक बाहर मिचली आ रही है, जब तक ये मिचली नहीं ठीक हो जाए खाना नहीं खाऊंगी। और शोथ और पांडु इज नथिंग बट एनीमिया। तो एनीमिया भी हो सकता है, बिकॉज दीज टॉक्सिन्स कैन इवन कॉज आरबीसी डिस्ट्रक्शन। तो इसीलिए रिटेंशन ऑफ छर्दी इज नॉट गुड। अगर छर्दी आ रही है और अगर योग्य मात्रा में नहीं आ रही, तो कमल नाल या बीच वाली उंगली को अंदर डाल के छर्दी निकालना ज्यादा अच्छा है। अगर मिचली आ रही है तो छर्दी का वेग तो कभी भी नहीं रोकना चाहिए, कभी भी नहीं रोकना चाहिए। एनीवे, तो ये कुछ, हाँ, छर्दी का रिटेंशन। छर्दी के रिटेंशन में क्या क्या करना चाहिए? लंघन और रुक्ष आहार, क्योंकि जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सब डाइजेस्ट होने चाहिए। नए टॉक्सिन्स, नया कोई भी लिवर पे फंक्शन नहीं आना चाहिए, बिकॉज लिवर इज द मेन ऑर्गन विच विल डाइजेस्ट द टॉक्सिन। तो इसीलिए लंघन करके लिवर पे ज्यादा बोझ नहीं आना चाहिए। रुक्ष आहार क्यों? मैंने पहले भी बोला था, रुक्ष मतलब जिसमें पानी इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, वो रुक्ष है। तो रुक्ष आहार इसलिए लेना चाहिए क्योंकि अगर कोई दोष बचे हैं, तो वो लिक्विडिटी उनकी खत्म हो जाए। साथ ही साथ गंडूस मुख का टेस्ट अच्छा करने के लिए, धूम जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कुछ गया है तो उसको कम करने के लिए, और अगर फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ बचा हुआ है तो संशोधन करना चाहिए। संशोधन मतलब या तो वमन करवा लेना चाहिए या विरेचन करवा लेना चाहिए। और वात इसमें बढ़ा हुआ है, इसलिए अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन बताया गया है। रिटेंशन ऑफ रेतस, जृंभाश्रु छर्दी रेतसाम। रेतस का रिटेंशन मतलब क्या? अब रेतस का रिटेंशन मतलब वंस द इजैक्यूलेट स्टार्ट्स, इट इज नॉट, देखो, मैथुन की इच्छा हो और उसका अगर आप रिटेंशन करें, मैथुन की इच्छा के समय अगर आप रिटेंशन करें, तो दैट इज नॉट रेतस रिटेंशन। मैथुन की इच्छा के समय रिटेंशन इज नॉट रेतस रिटेंशन।
बिकॉज मैथुन इच्छा इज अ धारणीय वेग, इट इज नॉट एन अधारणीय वेग। मैथुन इच्छा इज अ धारणीय वेग, अगर जरूरत पड़े तो आप उस वेग का धारण भी कर सकते हो, आपको किसी का रेप जाके करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन रिटेंशन ऑफ रेतस जो है उसमें एक बार इजैकुलेशन चालू हो जाता है, वंस द इजैकुलेट लीव्स द टेस्टिस और गोज इनटू द वास्ट डिफरेंस, उस टाइम पे उस रेतस का रिटेंशन करवाना इज रेतस का अवरोध या रेतस का रिटेंशन। ध्यान में रखिए ये सबसे मेन चीज है, अगर वाइवा में पूछा तो इजैकुलेट निकलने के बाद, वंस द इजैकुलेट स्टार्ट्स, उसके बाद उसका रिटेंशन करना इज रिटेंशन का रेतस। तो यहां पर क्या हो जाता है, हियर ऑल्सो द मसल्स ऑफ द टेस्टिस और द मसल्स अराउंड द टेस्टिस आर कॉन्ट्रैक्टिंग टू रिलीज द सीमेन इनटू द वाज डिफरेंस। तो अगर वो नीचे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आप ऊपर से एब्डोमिनल प्रेशर, एब्डोमिनल मसल, या इवन इफ यू सी द रेक्टल मसल हियर, यहाँ जो है, यहाँ रेक्टल मसल कॉन्ट्रैक्शन से भी आप उस रेतस को रोक सकते हो। तो यहाँ एब्डोमिनल मसल्स आते हैं ऊपर, यहां से इजैकुलेट निकल गया है, यू आर ट्राइंग टू स्टॉप इट आइदर हियर और हियर। तो दीज टू, इसके वजह से क्या हो जाता है, द प्रेशर, बैक प्रेशर इज इंक्रीज्ड, फ्रंट प्रेशर इज इंक्रीज। सो जब बैक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो अंडवृद्धि, शुक्राश्मरी या वृषणशूल, क्योंकि यहाँ या यहाँ आप उसको रोकने का कोशिश करते हो तो यहाँ प्रेशर बढ़ जाता है, बैक प्रेशर। सो बिकॉज ऑफ दिस बैक प्रेशर इंक्रीज, वृषणशूल, शुक्राश्मरी, रास्ते में कहीं शुक्र का अश्मरी हो जाता है, सूख जाता है, और अंड वृद्धि मतलब ओवर ग्रोथ ऑफ द टेस्टिस। आगे के प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है, मेड्रशूल, मेड्रशूल द पेन इन द पेनिस, ओके। और ओवरऑल कंटिन्यूअस ये सब चीजें होने से षंडत्व, इम्पोर्टेंट। तो वो टेस्टिस कहता है मैं जो निकालता हूँ वो तो बाहर फेंकता ही नहीं है, तो जाने दो, मेरे को कुछ करना ही। तो षंडत्व क्यों, वात बढ़ गया है, तो वात धातुओं का क्षय करेगा, रेतस एक धातु है, शुक्र धातु, तो शुक्र धातु का क्षय करता है। ट्रीटमेंट में क्या करना है, ट्रीटमेंट में सिंपल सा चीज है, अच्छी तरह से शुक्र वृद्धि कर चीजें खानी है, जैसे कुक्कुट मांस है, सुरा है, शाली है। सुरा मतलब भी शराब, शराब से मैथुन की इच्छा वापस से आ जाती है, तो इसीलिए सुरा या शाली। बस्ती लेना है, बस्ती क्यों लेना है, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में वात बढ़ गया है। अभ्यंग और अवगाह, अभ्यंग मतलब पूरे शरीर का मालिश, और अवगाह मतलब नीचे वाले जो लोअर एब्डोमेन है उसमें टारगेटेड हीट, टब बाथ, टब बाथ, ठीक है। और सिद्ध दुग्ध लेने हैं, सिद्ध दुग्ध मैंने पहले भी बोला था फिजिकल लेक्चर में, जब शायद दिसंबर जनवरी में मैंने, नहीं पहले नहीं, पहले भी ऑनलाइन ही लिया था हमने। तो सिद्ध दुग्ध इसलिए क्योंकि दुग्ध ये शुक्र वर्धक है। आज भी जब पिक्चरों में हनीमून का सीन दिखाया जाता है तो हनीमून में या सुहाग रात के दिन वो औरत जो है, जो वुमन है, वो अपने रूम में प्रवेशित करती है घूंघट पहन के और हाथ में दूध का ग्लास लेके, क्योंकि दूध जो है वो शुक्रवर्धक है, तो दूध लेना चाहिए। और इतना सब करने के बाद वो जो बचे कुचे वहां पर पड़े हुए शुक्र को निकालने के लिए सिंपल सा चीज है, पीछे से और शुक्र आएगा तभी वो शुक्र आगे निकलेगा, तो पीछे से और शुक्र को लाने के लिए मैथुन करना चाहिए। नाउ बाकी हर कोई वेग जो है वो स्त्री और पुरुषों में सेम आता है, लेकिन रेतस का वेग जो है वो सिर्फ पुरुषों में आता है, ध्यान रखना चाहिए। स्त्रियों में रेतस का वेग नहीं होता, क्योंकि स्त्रियों में कोई इजैकुलेशन नहीं होता, स्त्रियों में कोई भी इजैकुलेशन नहीं होता। और अगर मैथुन इच्छा से ये पकड़ा जाए तो ये स्त्रियों में हो सकता है, लेकिन ये मैथुन इच्छा से पकड़ना संयुक्तिक या कंसिडरेट नहीं लगता, ठीक है। तो धारणीय वेग कौन कौन से हैं, धारणीय वेग में लोभ, किसी के चीज पे ज्यादा प्यार रखना, भले वो पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, किसी की बीवी हो,
तो किसी भी चीज पे लोभ रखना, मोह रखना, मुझे ये चाहिए, जैसे ही मौका मिले मैं ये ले लूंगा या मैं ये खरीद लूंगा, तो मोह। द्वेष, किसी की घृणा, किसी की घृणा, या किसी किसी चीज पे हेट्रेड, क्रोध, किसी चीज या किसी व्यक्ति पे बहुत गुस्सा। मद, मद मतलब मैं तो कौन हूं, मैं अहम ब्रह्मास्मि, एक खुद का ईगो। और ईर्ष्या मतलब जलन। देखा, मेरे पास तो 2 इंच का पेंसिल है, उसके पास 4 इंच का पेंसिल है, तो जलन। जलन मतलब ऐसी चीज जो हमारे पास है, सामने वाले के पास भी है, लेकिन सामने वाले के पास मेरे से ज्यादा है, लेकिन वो ज्यादा जो है वो मेरे को कभी यूज नहीं आने वाली, क्योंकि मेरी जो रिक्वायरमेंट है वही कम है। मैं लिखता ही कम हूं तो मुझे 2 इंच की बहुत हो जाती है। ठीक है, तो वैसे ईर्ष्या और ईर्ष्या और लोभ और ईर्ष्या और द्वेष में फर्क है। ईर्ष्या में हमको जलन होती है, द्वेष में हमको घृणा होती है, और लोभ में हमको आसक्ति होती है। निजागंतु रोग की चिकित्सा उन्होंने बता दी। प्रज्ञापराध, इंद्रियोपशम। प्रज्ञापराध मतलब किसी भी चीज पे सोच समझ के काम करना, जो धारणीय वेग है उनका धारण करना, अधारणीय वेग है उनका धारण नहीं करना, ठीक तरह से खाना खाना, जो डॉक्टर ने बोला है वो ध्यान रखना, उसी तरह से पथ्य रखना। अगर कोई चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है तो उसको नहीं करना, साहस नहीं करना, ज्यादा मतलब अपने शक्ति से ज्यादा कोई चीज नहीं करना, ये प्रज्ञापराध का त्याग है, क्योंकि ये सब करना प्रज्ञापराध है। इंद्रियोपशम, इंद्रियोपशम मतलब हीन योग, मिथ्या योग, अति योग। तो त्यागः प्रज्ञापराधानाम इंद्रियोपशमा स्मृति धीधैर्यात्मादि विज्ञानो सद्वृत्तानुवर्तनम, ऐसा उन्होंने कहा है। प्रज्ञापराध का त्याग, इंद्रियोपशम मतलब हीन, मिथ्या और अतियोग इंद्रियों का उसको कम करना, स्मृति मतलब अच्छी चीजों को ध्यान में रखना ताकि अगली बार उन चीजों को याद करके डिसीजन लिया जा सके। बुद्धि मतलब अच्छे और बुरे की समझ रखना। धैर्य मतलब पेशेंस रखना, पेशेंस रखना। देश काल और आत्म का विज्ञान मतलब मेरी प्रकृति क्या है, मेरा देश क्या है, उस प्रकृति और उस देश के हिसाब से मुझे क्या खाना चाहिए, ऋतुचर्या में मुझे क्या करना चाहिए, दिनचर्या में मुझे क्या करना चाहिए, काल कौन सा चालू है, कौन से काल से क्या खाना चाहिए, ये सब देश काल आत्म विज्ञान में आ जाता है। और सद्वृत्त, सद्वृत्त मतलब रोज ब्रश करना चाहिए, रोज ये करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो ये सब सद्वृत्त में आ गया, जो हमने दिनचर्या अध्याय में देखा हुआ था। तो ये जो श्लोक है, त्यागा प्रज्ञापराधानाम इंद्रियोपशमा स्मृति बुद्धि धैर्यात्मादि विज्ञानो सद्वृत्तानुवर्तनम, ये जो श्लोक है इस अध्याय का इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप जरूर से इसको बाय हार्ट कीजिए। तो this ends our chapter, the revision of 4th chapter. Next time, next lecture, we are going to take one or two seminars. तो जिनके भी रेडी हैं वो मुझे प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आई विल कीप इट रेडी फॉर द नेक्स्ट टाइम। एंड नाउ वी विल टेक अटेंडेंस। अटेंडेंस लेते वक्त अगर किसी को भी कोई डाउट है या चैप्टर के लिए या अगले वाले सेमिनार के लिए, तो kindly let me know and I will try to answer.